Hello students, today we will discuss the topic double refraction. Double refraction, okay. So what do you mean by the double refraction? Double refraction का क्या मीनिंग है और डबल रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं? डबल रिफ्रैक्शन से जितने भी रिलेटेड टर्म्स हैं वो आज हम पढ़ेंगे, ओके। सो डबल रिफ्रैक्शन जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, डबल रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन तो आपने सुना है, बट डबल रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन जो फिनोमेना है आपने सुना भी है, देखा भी है और इसके बारे में पढ़ा भी है, बट डबल रिफ्रैक्शन क्या है? तो डबल रिफ्रैक्शन क्या है? इट इज़ द splitting of a beam of unpolarized light into two refracted beam is called double diffraction। यानी कि जब अनपोलराइज्ड लाइट को हम किसी सरफेस से पास करवाते हैं, किसी ग्लास सरफेस से या स्मूथ सरफेस से पास करवाते हैं, तो हमें पता है कि अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो हमें एक रिफ्लेक्टेड लाइट मिलेगी और रिफ्रैक्टेड लाइट मिलेगी। हमने कल और परसों के लेक्चर में देखा था, पढ़ा था, ओके। अब हम जो ये रिफ्रैक्टेड लाइट की बात कर रहे हैं कि ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट मिल रही है, अगर वो रिफ्रैक्टेड बीम जो है वो दो बीम मिले हमें, ठीक है, यानी कि अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो स्प्लिट हो जाती है दो रिफ्रैक्टेड बीम में। हमें पता है कि हमें एक रिफ्रैक्टेड बीम भी मिलती है जब स्मूथ सरफेस या ग्लास सरफेस से हम अनपोलराइज्ड लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं उस सरफेस पे, तो हमें रिफ्लेक्टेड बीम के साथ साथ रिफ्रैक्टेड बीम भी मिलती है। बट रिफ्रैक्टेड बीम अगर जो है वो हमें दो बीम मिले, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो वो अनपोलराइज्ड लाइट थी वो दो बीम में स्प्लिट हो गई है, रिफ्रैक्टेड बीम में स्प्लिट हो गई है। सो दैट इज कॉल्ड द डबल रिफ्रैक्शन। और इसको एक और नाम कहते हैं बाई रेफरेंजेंस, बाई रेफरेंजेंस, ठीक है। तो डबल रिफ्रैक्शन और बाई रेफरेंजेंस, कुछ भी आपके पास अगर पूछने के लिए आता है तो एक ही इसका डेफिनेशन होगा, ठीक है। So it is first discovered by a Dutch philosopher E. Bartholinius in the year 1669। So आप देखिए 1669 में ये जो डच फिलोसोफर थे ई बर्थोलिनियस, इन्होंने इसको डिस्कवर भी कर दिया था, ओके। 1669 की बात है, ये बहुत पहले की बात, ओके। सो दिस फिगर शोज an image of ink dot on a sheet of paper। ये फिगर क्या शो कर रहा है कि ये एक इंक डॉट को शो कर रहा है किसी पेपर शीट पे। अगर हम इंक डॉट लगाते हैं तो उसको शो कर रहा है, ठीक है। सो ये जो इंक डॉट है इट इज़ व्यूड थ्रू अ कैल्साइट क्रिस्टल। अगर हम इसको एक कैल्साइट क्रिस्टल से देखें, इस शीट को, ये जो शीट है जिसपे कि हमने ये डॉट लगा रखा है, इस डॉट को अगर हम एक कैल्साइट क्रिस्टल लगा दें अपने आँख के आगे, यानी कि हम कैल्साइट क्रिस्टल के थ्रू इस शीट को अगर देखें, ठीक है, तो क्या होगा? हमें पता है हम किसी क्रिस्टल के थ्रू अगर कोई इमेज देखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज देखेंगे तो हमें एक ही इमेज मिलती है, लेकिन यहाँ पर टू इमेजेस ऑब्जर्व्ड इंस्टीड ऑफ वन, दो, एक की जगह हमें दो इमेज दिखती हैं, ओके। सो और ये जो क्रिस्टल कैल्साइट क्रिस्टल जो हमने, जिसके थ्रू हम देख रहे हैं इस शीट को, इस पॉइंट को हम देख रहे हैं जिसके थ्रू, जिस कैल्साइट क्रिस्टल के थ्रू, अगर हम उस कैल्साइट क्रिस्टल को रोटेट करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे रोटेट करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि दो इमेजेस में से एक इमेज जो है दैट रोटेट्स अराउंड दी अदर स्टेशनरी इमेज। तो एक इमेज, दो इमेज मिलेंगी हमें, ठीक है, जो हमें इमेज मिलेंगी, हमने कहा एक इमेज की जगह कितनी मिलेंगी? दो इमेज मिलेगी, ठीक है। तो दो इमेज में से एक इमेज जो है वो रोटेट करती है। वो कब? जब हम क्रिस्टल को रोटेट कर दें, ठीक है, हमें दो इमेज दिख गई, अब हम क्रिस्टल को धीरे धीरे रोटेट करने लगते हैं। जब हम धीरे धीरे क्रिस्टल को रोटेट करते हैं तो इन दोनों इमेजेस में से एक इमेज, सपोज ये वाली इमेज की बात करूँ, ठीक है, ये इमेज जो है वो रोटेट करेगी दूसरी इमेज के अराउंड,
और ये जो दूसरी इमेज है वो एक स्टेशनरी इमेज है, यानी कि ये इमेज तो कोई कहीं भी अपने जगह से हिल नहीं रही है, बट जब हम क्रिस्टल को रोटेट कर रहे हैं तो ये वाली इमेज जो है वो क्या हो रही है, वो भी रोटेट हो रही है इसके अराउंड, ठीक है। ओके, सो द रिफ्रैक्टेड रे विच प्रोड्यूस स्टेशनरी इमेज इज नोन एज द ऑर्डिनरी रे। तो ये हमने देखा कि एक इमेज तो क्या है, स्टेशनरी है, एक इमेज तो जो है अपनी जगह से हिल नहीं रही है, ठीक है, ये दो डॉट हैं, तो एक इमेज जो ये इमेज सपोज स्टेशनरी है, ये ऐसे शो कर रहा हूँ मैं इसको, ये इमेज रोटेट हो सकती है। तो हम ये देख रहे हैं कि इनमें से, इन दोनों इमेज में से एक इमेज तो क्या है, स्टेशनरी है, और एक इमेज जो है वो क्या है, स्टेशनरी नहीं है। ओके इसलिए एक इमेज स्टेशनरी है और एक इमेज जो है रोटेटिंग है, ठीक है, वो हिल रही है, वो रोटेट हो रही है जैसे हम क्रिस्टल को रोटेट कर रहे हैं। तो जिस रे के कारण ये स्टेशनरी इमेज प्रोड्यूस हुई उस रे को हम कहते हैं ओ रे, ऑर्डिनरी रे। ओके, तो ऑर्डिनरी रे जो है वो स्टेशनरी इमेज को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, और जिस रे के कारण हमें जो रोटेटिंग इमेज है वो मिलती है। ओके, सो द रिफ्रैक्टेड रे, दो रिफ्रैक्टेड रे मिली हमें, एक रिफ्रैक्टेड रे के कारण तो हमें स्टेशनरी इमेज मिलती है, और दूसरी जो रिफ्रैक्टेड रे है उसके कारण हमें रोटेटिंग इमेज मिलती है, ठीक है। सो द रिफ्रैक्टेड रे विच प्रोड्यूसेस द रोटेटिंग इमेज इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। तो ये याद रखना आप कि स्टेशनरी जहाँ पे आ रहा है वो तो ऑर्डिनरी रे है, हमारी साधारण ऑर्डिनरी रे, और जो हमारे पास रोटेटिंग, जहाँ पर रोटेटिंग आएगा इसका मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, ठीक है। सो द रिफ्रैक्टेड रे विच प्रोड्यूस स्टेशनरी इमेज इज नोन एज ऑर्डिनरी रे, एंड द इमेज एज, और वो जो इमेज है वो इमेज भी क्या होगी, ऑर्डिनरी इमेज होगी, ठीक है, जो इमेज बन रही है। और जो रिफ्रैक्टेड रे जो कि रोटेटिंग इमेज को प्रोड्यूस करती है वो रिफ्रैक्टेड रे, इस रिफ्रैक्टेड रे को हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे या ई रे, और इसके द्वारा जो इमेज बनी है उसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेज कहते हैं, ठीक है, जो कि वो इमेज जो रोटेट कर रही है उस इमेज को भी हम, उस इमेज को क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेज। सो ओ रे यानी कि ऑर्डिनरी रे ओबेज द ऑर्डिनरी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपने पढ़े हैं, उन लॉज को ये ओ रे जो है वो सिंपली क्या करती है, वेरीफाई करती है, फॉलो करती है। तो ओ रे ओबेज ऑर्डिनरी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वाइल ई रे डज नॉट, यानी ये जो ई रे है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है, ये रिफ्रैक्शन लॉज को फॉलो नहीं करती। ओके, दूसरा ए बी, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, और वो एग्जाम्पल क्या है, वो एग्जाम्पल है अगर हम कोई एक इंसिडेंट रे, एक नैरो बीम ऑफ लाइट ले लेते हैं जिसको कि हमने नाम दे दिया है ए बी, ठीक है, इट इज़ अ नैरो बीम ऑफ लाइट, इट इज़ इंसिडेंट ऑन दी क्रिस्टल, कैल्साइट क्रिस्टल। ये जो आपके पास ये वाला, ये जो है वो कैल्साइट क्रिस्टल है, ठीक है, ये आपका कैल्साइट क्रिस्टल है। तो एक ऑर्डिनरी नैरो बीम, एक नैरो बीम ऑफ लाइट ए बी इज इंसिडेंट ऑन दिस कैल्साइट क्रिस्टल, ओके, विद एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ये वाला जो डैश डैश लाइन है ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये जो लाइन है ए बी ये है इंसिडेंट रे, तो ये नॉर्मल से आई एंगल बना रही है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर क्या है, आई है, एंड इट इज स्प्लिट अप इनटू टू रेज। और जैसे ही हमें पता है ये क्रिस्टल के सरफेस से टकराएगी तो पार्शली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शली रिफ्रैक्टेड रे मिलेंगी हमें। तो रिफ्लेक्शन की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रेज की बात हो रही है। तो हमें जो रेज मिलेंगी रिफ्रैक्टेड रेज वो दो रेज मिलेंगी,
यानी कि ये जो इंसिडेंट रे है ये दो रिफ्रैक्टेड रेज में बट जाती है, ठीक है, इस क्रिस्टल के अंदर। ये क्रिस्टल के अंदर ही है रिफ्रैक्टेड रेज, तो क्रिस्टल के अंदर ये जो इंसिडेंट रे थी जो कि रिफ्रैक्टेड रे में कन्वर्ट हो जाती है, वो रिफ्रैक्टेड दो रे में कन्वर्ट हो जाती है, दो रिफ्रैक्टेड रेज में कन्वर्ट हो जाती है इनसाइड द क्रिस्टल एंड द टू इमेजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। और अगर हम यहाँ पर स्क्रीन लगा दें तो हमें दो इमेजेस मिलेंगे इस रिफ्रैक्टेड रेज के, क्योंकि हमें दो रिफ्रैक्टेड रे मिली हैं इसलिए हमें दो इमेजेस मिलेंगे, ठीक है। तो एक इमेज जो होगी वो होगी अलोंग दी अकॉर्डिंग टू ई रे, और जो दूसरी इमेज होगी वो होगी अकॉर्डिंग टू दी ओ रे, ठीक है। ये वाली रे है इसको हम कह रहे हैं ई रे, और ये वाली रे जो है इसको हम कह रहे हैं ओ रे, ठीक है। तो ये ओ रे है और ये ई रे है, ऑर्डिनरी रे एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। ओके, सो ओ रे जो है दिस ओ रे ट्रेवल्स अलोंग दी BC। ये वाली जो रे है ये ओ रे है, और ये रे जो है वो इस BC के अलोंग ट्रेवल कर रही है, ठीक है। यहाँ पर तो इमेजेस हैं, यहाँ पर ये जो रे है ये वाली ओ रे है और ये वाली जो है वो है ई रे, ठीक है। तो जो ओ रे है वो BC लाइन के अलोंग ट्रेवल कर रही है, और इस ये जो रिफ्रैक्शन एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो क्या बना रही है, ये देखो इस वाले डॉटेड लाइन या ये जो नॉर्मल है इससे कितनी डिग्री का एंगल बना रही है, ये ओ रे है और ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल और ओ रे के बीच में हम देखेंगे R1 इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो R1 जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ओके। ऐसे ही ई रे जो है इट ट्रेवल्स अलोंग द लाइन BD के अलोंग चलती है ये ई रे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, एंड नॉर्मल से कितना एंगल बनाती है, ये वाला कितना एंगल R2। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है यहाँ इसके लिए R2, ओके। सो बाय स्नेल्स लॉ वी कैन राइट, हमें पता है स्नेल्स लॉ जो होता है वो क्या होता है, μ2 अपॉन μ1 इक्वल्स टू साइन I अपॉन साइन R। तो μ2 यहाँ पर क्या है, फर्स्ट मीडियम ये है और सेकंड मीडियम ये वाला है। फर्स्ट मीडियम एयर या वैक्यूम है और सेकंड मीडियम जो है आपका क्या है, ये कैल्साइट क्रिस्टल। तो कैल्साइट क्रिस्टल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है तो म्यू टू की जगह पे क्या आ जाएगा, म्यू, ठीक है, अपॉन एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होता है 1। सो म्यू अपॉन 1 इक्वल्स टू साइन I अपॉन साइन R। I जो है वो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है और R जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब यहाँ पर हमने R1 एंड R2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग माने हैं ई रे एंड ओ रे के लिए, तो वो हम अलग अलग निकालेंगे। बट इसमें एक और रिलेशनशिप है, कौन सा, वेलोसिटी ऑफ म्यू इक्वल्स टू साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ओके। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी कि अगर यहाँ जो है V1 है और यहाँ जो है V2 है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो हम लिख सकते हैं म्यू अपॉन 1 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2, ओके। या हमने लिख दिया V वैक्यूम अपॉन V मीडियम, ओके। सो फॉर ई रे ओ रे ऑर्डिनरी रे के लिए जो म्यू ओ होगा उसको हम म्यू ओ से डिनोट कर लेते हैं। साइन I अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है R1, आप यहाँ पे देख सकते हो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो ओ रे के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कितना है R1, ठीक है। तो R1 साइन I अपॉन साइन R1 एंड ई रे के लिए म्यू ई इक्वल्स टू साइन I अपॉन साइन R2। So if
R1 is less than R2, अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर O ray is less than एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर E ray, देन क्या होगा? कैल्साइट क्रिस्टल का केस है, जैसे कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन O ray के लिए कम है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर E ray, ठीक है। तो म्यू O, ये R1 इज लेस देन R2 है, ये R1 जो है वो कम है किससे? R2 से। तो आप देखो इस वाले रेशियो में म्यू नॉट की वैल्यू जो होगी ज़्यादा होगी, और यहाँ पर इस वाले रेशियो में म्यू ई की वैल्यू जो है कम होगी, ठीक है, क्योंकि R1 और R2 की वैल्यू अलग अलग, R1 जो है कम है तो म्यू नॉट जो है ज़्यादा, यानी कि म्यू नॉट इज ग्रेटर देन म्यू ई, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दी O ray, refractive index for O ray is greater than the refractive index for E ray. ओके, यानी कि हमें पता है म्यू ओ, अगर म्यू ओ अपॉन म्यू ई निकालें तो वो होगा वी ई अपॉन वी ओ। ओके, तो म्यू ओ अगर ग्रेटर देन है म्यू ई से तो हम लिख सकते हैं कि वी ई जो है वो लेस देन वी ई भी जो है वो क्या होगा? ग्रेटर देन होगा वी ओ से, ठीक है। सो वी ओ इज लेस देन वी ई, ओके, क्योंकि म्यू टू अपॉन म्यू वन जो है वो वी वन अपॉन वी टू है, सिंपली इनवर्स है। तो म्यू ओ जब बड़ा है तो वी ओ जो हो क्या होगा? कम होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? वी ओ क्या है? वेलोसिटी ऑफ द ऑर्डिनरी रे, एंड VE क्या है? वेलोसिटी ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। सो इनसाइड द कैल्साइट क्रिस्टल E ray ट्रेवल्स फास्टर। इससे क्या मतलब, इससे क्या जो कंक्लूजन है वो क्या निकला कि कैल्साइट क्रिस्टल के अंदर E ray जो है दैट ट्रेवल्स फास्टर देन दी O ray, ठीक है, क्योंकि E ray की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है। So for O ray, mu naught is constant for all angle of incidence as it obeys ordinary law of refraction. क्योंकि हमने अभी शुरू में पढ़ा था कि O ray जो है यानी ऑर्डिनरी रे जो नॉर्मल लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो होते हैं यानी ऑर्डिनरी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन उनको फॉलो करती है, इसलिए म्यू नॉट जो है इसके लिए म्यू ओ वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने भी चेंज कर लें, ठीक है। हम इस इंसिडेंट रे को, सपोज मैं अब इस एंगल पे इस इंसिडेंट रे को इस कैल्साइट क्रिस्टल पे फॉल करवाती हूँ, तो ये जब आई चेंज होगा तो इसके लिए R1 भी उसी अनुपात में चेंज होगा, उसी रेशियो में चेंज होगा, ओके। यहाँ R1 में भी वैसा ही चेंज आएगा, और वैसा ही चेंज आने के कारण ये म्यू नॉट जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, क्योंकि साइन आई और साइन R1 का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि आई में जितना चेंज हो रहा है R1 में भी उसी अनुपात में वो चेंज हो रहा है, ओके। यानी कि अगर सपोज साइन आई की वैल्यू 1 है, साइन आई साइन ऑफ द इंसिडेंस एंगल और साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई अगर आपके पास 1 है तो साइन R1 जो है आपके पास 2 आया, सपोज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का आप साइन ले लीजिए वो 2 आया है, ठीक है। तो म्यू ओ जो है आपके पास 1/2 आया, बट मैं अब कह रही हूँ कि मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज कर लेती हूँ। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या था? 90 डिग्री, ओके। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज कर लूँ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में भी ऐसा चेंज आना चाहिए कि वो जो ये फ्रैक्शन जो है वो 1/2 ही आए, ठीक है। तो अगर मेरे पास साइन आई जो है वो 2 आता है तो मेरे पास साइन R1 की वैल्यू 4 आएगी, यानी कि मेरे को रेशियो हमेशा क्या मिलेगा? 1/2 मिलेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जो ओ रे है म्यू नॉट, इसके लिए म्यू ओ जो है हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। बट ई रे के लिए अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर दूं तो म्यू ई जो है वो क्या करेगा? वेरी करेगा,
वो बदलेगा, ठीक है। सो hence we can say that O ray travels with the same speed in all the directions within the crystal, while the E ray travels with the different speeds in the different directions. तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस वाली सेंटेंस से कि जो ओ रे है दैट ट्रेवल्स विद द सेम स्पीड, वो सेम स्पीड से ट्रेवल करती है प्रत्येक डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शंस में, जबकि ई रे डिफरेंट स्पीड में ट्रेवल करेगी डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। सो ओ रे और ई रे में ये डिफरेंस है। ओ रे इसीलिए ऑर्डिनरी रे कहलाती है क्योंकि ये ऑर्डिनरी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करती है, ओके। एंड बोथ ओ रे एंड ई रे शोज वेरिएशंस इन इंटेंसिटी, बट आप ये ध्यान रखेंगे वेलोसिटी इनमें चेंज होती है दोनों में, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्योंकि चेंज हो रहा है इसलिए वेलोसिटी भी चेंज होती है, ठीक है। यहाँ ओ रे में तो कांस्टेंट रहता है, बट ई रे में म्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं है अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, इसलिए जो रे है वो भी अलग अलग वेलोसिटी से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी, ठीक है। लेकिन इंटेंसिटी में वेरिएशन है दोनों रेज में, ओ रेज में भी, ओ रे में भी और ई रे में भी, दोनों में जो इंटेंसिटी का है वेरिएशन है, ओके। सो देयर इज a variation in intensity when the O ray and E ray passes through rotating tourmaline crystal. जब ये rotating tourmaline crystal से पास होंगे तो इनकी इंटेंसिटी में वेरिएशन जरूर होगा, ओके। सो the O ray and E ray obtained by double refraction are plane polarized. अच्छा, ये जो O ray और E ray है डबल रिफ्रैक्शन से मिलने वाली जो ओ रे और ई रे है, यानी कि ये रिफ्रैक्टेड जो दो रे मिली हमें, डबल रिफ्रैक्टेड रेज जो मिली हमें, दे आर प्लेन पोलराइज्ड, दे आर प्लेन पोलराइज्ड, ये भी ध्यान रखना है, ओके। एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो होंगे दोनों के वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे। सो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ ओ रे इज एट 90 डिग्री विद द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन फॉर ई रे, ओके। So plane of polarization are at right angles to each other. तो O ray में जो है vibrations जो होंगे वो perpendicular होंगे to the plane of the paper, and E ray में जो vibrations होंगे they are parallel to the plane of the paper. Plane of paper के parallel होंगे और ये जो है plane of paper के perpendicular होंगे। Now the optic axis, इसी में अब हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिक एक्सिस, क्योंकि अब जब आप इसमें आगे पढ़ेंगे हाइगन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल रिफ्रैक्शन इन यूनी एक्सियल क्रिस्टल, और जब इसमें आप निकोल प्रिज्म पढ़ेंगे तो उनमें आपको ऑप्टिक एक्सिस, प्रिंसिपल सेक्शन एंड प्रिंसिपल प्लेन्स, इनके बारे में अगर आपको नहीं पता होगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमको ऑप्टिक एक्सिस, प्रिंसिपल सेक्शन एंड प्रिंसिपल प्लेन के बारे में पढ़ना है, ओके। सो ऑप्टिक एक्सिस क्या है? कैल्साइट एंड क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ये क्रिस्टल के नाम है कैल्साइट एंड क्वार्ट्ज क्रिस्टल, दीज आर एनआइसोट्रोपिक क्रिस्टल। और एनआइसोट्रोपिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं? क्यूबिक क्रिस्टल के अलावा जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं उनको हम एनआइसोट्रोपिक क्रिस्टल्स कहते हैं, ओके। एनआइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक यानी कि तीनों डायरेक्शंस में इक्वल जो उनकी वैल्यू होती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम होती है, बट एनआइसोट्रोपिक मतलब तीनों डायरेक्शन में उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट होती है। सो एनआइसोट्रोपिक क्रिस्टल यानी कि क्यूबिक क्रिस्टल के अलावा जितने भी क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। तो ये कैल्साइट एंड क्वार्ट्ज क्रिस्टल आर एनआइसोट्रोपिक क्रिस्टल्स। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डायरेक्शन के साथ वेरी करती हैं, ठीक है। तो यही बताया मैंने, एनआइसोट्रोपिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं जिसमें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि लेंथ हो गई, डायमेंशन हो गई, ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डायरेक्शन के साथ चेंज हों, उनको हम कहते हैं एनआइसोट्रोपिक क्रिस्टल, ओके। सो ये जो एनआइसोट्रोपिक क्रिस्टल हैं ये यूनी एक्सियल क्रिस्टल्स होते हैं अगर a single direction called the optic axis
which is an axis of symmetry with respect to both the crystal form and the arrangement of atoms. तो ये जो यूनिएक्सियल क्रिस्टल है इसमें सिंगल डायरेक्शन, एक सिंगल डायरेक्शन को हम कहते हैं ऑप्टिक एक्सिस किसी यूनिएक्सियल क्रिस्टल में, ठीक है। एक सिंगल डायरेक्शन को हम कहते हैं ऑप्टिक एक्सिस। और वो ऑप्टिक एक्सिस क्या होती है? वो ऐसी एक्सिस है जो कि जिसको हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिसके अबाउट हम उस क्रिस्टल को रोटेट कर सकते हैं, और रोटेट करें तो क्रिस्टल सिमेट्रिक रहे, ठीक है। और किस किस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक रहे क्रिस्टल, चाहे हम क्रिस्टल की बात करें, चाहे हम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की बात करें, अगर हम उस ऑप्टिक एक्सिस के अबाउट उस क्रिस्टल को रोटेट करते हैं तो हमारे अरेंजमेंट ऑफ एटम्स भी उतने ही रहने चाहिए, वैसे ही रहने चाहिए, और जो क्रिस्टल की फॉर्म है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर और एटम्स की जो अरेंजमेंट है, अगर हम उस ऑप्टिक एक्सिस के अबाउट उस क्रिस्टल को रोटेट करते हैं तो वो सेम रहना चाहिए, ठीक है। A double refraction in uniaxial crystals disappears when the light is made to enter the crystal so that it travels along the optic axis. तो डबल रिफ्रैक्शन किसी यूनिएक्सियल क्रिस्टल में अगर जो डबल रिफ्रैक्शन है वो हमें नहीं दिखाई देता अगर लाइट को हम कैसे एंटर करवाएं। अगर लाइट को हम क्रिस्टल में इस तरीके से एंटर करवाएं कि ये ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग चले, कि लाइट की ट्रेवलिंग पाथ जो है वो ऑप्टिक एक्सिस के अगर अलोंग हो, ऑप्टिक एक्सिस की दिशा में हो, ऑप्टिक एक्सिस की डायरेक्शन में हो, तो डबल रिफ्रैक्शन जो है उस यूनिएक्सियल क्रिस्टल में डिसअपियर हो जाएगा, नहीं दिखेगा। ओके, डायरेक्शन जो है ऑप्टिक एक्सिस की किसी क्रिस्टल में अगर हम शो कर रहे हैं तो वो कैसे शो करते हैं, जैसे कि ये कैल्साइट क्रिस्टल है, ठीक है। इसमें ये जो एक्सिस है ये वाली, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई है बट ये स्ट्रेट है। सो ये एक्सिस जो है ये ऑप्टिक एक्सिस है, ठीक है। तो इस ऑप्टिक एक्सिस को हम ये ऑप्टिक एक्सिस है और ये वाली भी ऑप्टिक एक्सिस है जो ये वाली बना रखी है, ठीक है। सो ये जो डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिक एक्सिस है कैल्साइट क्रिस्टल में, हम इसको कैसे बोलेंगे? अ लाइन लाइक एक्स एक्स डैश, एक ऐसी लाइन जैसे कि ये एक्स एक्स डैश लाइन है, थ्रू अ ब्लंट कॉर्नर, ये ब्लंट कॉर्नर जो कि ब्लंट कॉर्नर से पास होती है, ठीक है। सो ऐसी लाइन जैसे कि ये एक्स एक्स डैश है और इस ब्लंट कॉर्नर से जो पास हो रही है क्रिस्टल की, और कैसे पास हो रही है? सो दैट इट मेक्स इक्वल एंगल्स विद ऑल फेसेस, कि ये एक्सिस जो ऑप्टिक एक्सिस है ये इस फेस से भी इक्वल एंगल बनाएगी, इस फेस से भी वही एंगल बनाएगी, इस फेस से भी वही एंगल बना रही होगी, और इस फेस से भी वही एंगल, और इस वाले फेस से भी वही एंगल, ठीक है। तो वो इस ब्लंट कॉर्नर से लगे हुए जो फेसेस हैं इनसे इक्वल एंगल को बनाएगी, ठीक है। एंड ये जो ब्लंट कॉर्नर है ये क्या है? 3 ऑब्ट्यूज फेस एंगल्स कम टुगेदर, जो 3 ऑब्ट्यूज एंगल्स है, जहाँ पर भी 3 ऑब्ट्यूज एंगल्स मिल रहे हैं आपस में, उसको हम ब्लंट कॉर्नर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्लंट कॉर्नर एक ये वाला भी है, ब्लंट कॉर्नर ये भी है, ब्लंट कॉर्नर ये भी है, ठीक है। तो जो ऑप्टिक एक्सिस है हमारी वो ब्लंट कॉर्नर से पास होती हुई होनी चाहिए, ये भी ब्लंट कॉर्नर से पास हो रही है, ये भी ब्लंट कॉर्नर से पास हो रही है। ओके, नाउ द प्रिंसिपल सेक्शंस एंड प्रिंसिपल प्लेन्स। तो प्रिंसिपल सेक्शन क्या है? इट इज made by a plane containing the optic axis and normal to any cleavage face.
इट इज मेड बाय ए प्लेन, ऐसा प्लेन जिसमें कि ऑप्टिक एक्सिस भी हो और वो प्लेन जो है वो क्लीवेज फेस के नॉर्मल हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल सेक्शन। ओके, इट इज मेड बाय अ प्लेन कंटेनिंग द ऑप्टिक एक्सिस एंड, मतलब जो ऑप्टिक एक्सिस वाले प्लेन, जिसमें कि ऑप्टिक एक्सिस वाला प्लेन हो और वो प्रिंसिपल सेक्शन जो है वो नॉर्मल हो किसी भी क्लीवेज फेस के लिए। तो क्लीवेज फेस अगर हम बात कर रहे हैं कैल्साइट की, तो कैल्साइट में अगर हम कोई एक पॉइंट देखते हैं, वो पॉइंट जो है उस पॉइंट में हम कहेंगे फॉर अ पॉइंट इन कैल्साइट देयर आर थ्री प्रिंसिपल सेक्शंस, थ्री प्रिंसिपल सेक्शंस होंगे वहाँ, क्योंकि वन फॉर ईच पेयर ऑफ अपोजिट क्रिस्टल फेसेस। जो अपोजिट क्रिस्टल फेसेस हैं, अपोजिट क्रिस्टल जो फेस हैं ये वाले, ठीक है, इसके बीच में अगर एक पॉइंट ले लें तो इसके लिए यहाँ ये पॉइंट जो है इससे ऑप्टिक एक्सिस भी पास होती है और इन फेसिस के परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। तो इन दोनों क्लीवेज फेसिस के लिए एक जो प्रिंसिपल सेक्शन है वो हमारा ये वाला है, ठीक है। ऐसे ही 6 फेसिस हैं, 6 फेसिस हैं आमने सामने, ठीक है। तो 3 हमें क्या मिलेंगे, प्रिंसिपल सेक्शन मिलेंगे इस कैल्साइट क्रिस्टल के केस में कह रही हूँ मैं, एक पॉइंट के लिए। ओके, एक पॉइंट के लिए हमें 3 क्या मिलेंगे, प्रिंसिपल सेक्शन, ठीक है। एंड अ प्रिंसिपल सेक्शन ऑलवेज कट्स द सरफेसेस ऑफ अ कैल्शियम क्रिस्टल इन अ पैलोग्राम। ये जो प्रिंसिपल सेक्शन है ये हमेशा कैल्साइट क्रिस्टल के सरफेसेस को एक पैलोग्राम में कट करेगा, यानी कि क्रॉस सेक्शन जब हम देखेंगे प्रिंसिपल सेक्शन के थ्रू किसी कैल्साइट क्रिस्टल का, तो वो एक पैरेललोग्राम होगा जिसके की एंगल 71 डिग्री एंड 109 डिग्री होंगे। Okay, so this is the end view of a principal section cuts the surface in a line parallel to AB। तो AB ये जो AB जो प्रिंसिपल सेक्शन को, प्रिंसिपल सेक्शन वाले प्लेन को ये शो कर रही है, तो ये भी जितने भी पैरेलल वाली जो लाइंस है ये भी प्रिंसिपल सेक्शन वाले प्लेन्स हैं। प्रिंसिपल प्लेन ऑफ द ऑर्डिनरी रे, प्लेन कंटेनिंग द ऑप्टिक एक्सिस एंड द ऑर्डिनरी रे। ऐसा प्लेन जिसमें कि ऑप्टिक एक्सिस भी हो और ऑर्डिनरी रे भी हो, उस प्लेन को हम कहते हैं प्रिंसिपल प्लेन ऑफ द ऑर्डिनरी रे। और प्रिंसिपल प्लेन ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, ऐसा प्लेन जिसमें कि ऑप्टिक एक्सिस भी हो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे भी हो, ऐसे प्लेन को हम कहते हैं प्रिंसिपल प्लेन ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, ठीक है। So the O ray always lies in the plane of incidence। ये जो O ray होती है वो always plane of incidence पे ही lie करती है, ठीक है। और the principal planes of the two refracted rays do not coincide except in the special cases। जो principal planes होते हैं दोनों refracted rays के, वो कभी भी coincide नहीं करते हैं except कुछ special cases होते हैं। तो स्पेशल केसेस जो हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस और इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू ऑप्टिक एक्सिस, द रे इज नॉट स्प्लिट अप इनटू ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपोनेंट्स। ओके, सो ई रे एंड ओ रे travel with the same speed and in the same direction along the optic axis। तो एक स्पेशल केस तो ये हो गया। दूसरा स्पेशल केस है कि अगर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिक एक्सिस, देन द रे इज नॉट स्प्लिट अप इनटू द ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपोनेंट्स, ठीक है। तो जो रे जो है वो कब स्प्लिट नहीं होती है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपोनेंट्स में, जब एक केस तो ये है कि अगर रे ऑफ लाइट जो है वो ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग क्या कर रही है,
इंसिडेंट कर रही है। अभी हमने पढ़ा भी था ऑप्टिक एक्सिस के अलावा अगर कोई लाइट जो है वो इंसिडेंट करती है तो वो एक ई रे एंड ओ रे में स्प्लिट नहीं होगी, ठीक है। एक तो ये केस है, और दूसरा जो है अगर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है परपेंडिकुलर टू दी ऑप्टिक एक्सिस, तो तभी भी रे जो है वो ई रे एंड ओ रे में, रिफ्रैक्टेड रे जो है वो ई रे एंड ओ रे कंपोनेंट में स्प्लिट नहीं होगी। ओके, सो ये स्पेशल केसेस थे कुछ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और